साइलेंस, आपका स्वागत करता हूं अपने इस क्लास में। आज का क्लास बायोलॉजी सर चैप्टर 3 और चैप्टर 3 का सॉल्यूशन चल रहा है। क्या चल रहा है? सॉल्यूशन। सर सॉल्यूशन के अंतिम चरण पे है। वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 में सॉल्यूशन आपका खत्म हो जाएगा। ये भूकंप का आ रहा है भाई। तो ये वीडियो 3 आज होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन को लिया था, सेकेंड वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन लगभग 10 क्वेश्चन को लिया था। सेकेंड वीडियो में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और आज है 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन से हमें डील करना है और जानना है 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। हालांकि इसके एमसीक्यूज का टेस्ट हो चुका है, ठीक है, और इसके अब सब्जेक्टिव का टेस्ट होना बाकी है। तो सब्जेक्टिव का टेस्ट आप लोग का कल ले लेंगे। आज एक खत्म करके घर पे जाकर बढ़िया से इसे पढ़ लीजिएगा। और आई होप कि आपने इस चैप्टर को बहुत इंजॉय किया होगा, क्योंकि ये चैप्टर ही था बहुत ही मजेदार। क्योंकि ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, तो मानव के प्रजनन से रिलेटेड है। और मानव के बारे में जानना किसी को पसंद नहीं आता है कि नहीं? सभी को पसंद आता है, क्योंकि ये हम लोगों से जुड़ा हुआ चीज है। अच्छा, बायोलॉजी लोग क्यों लेते हैं? बायोलॉजी मैंने इसलिए लिया था, मैं अपने बारे में बताता हूं कि ये जीवों से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। यानी मेरे शरीर के साथ क्या चल रहा है, मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे आंखों की रोशनी में क्या क्या हमारे अंग रोल प्ले करते हैं, हमें हाथ का क्या रोल प्ले करना, हमारे नर्व्स का क्या रोल है, हमारी नाखून का क्या रोल है, ठीक है ना। ये सब चीज को जानना मेरे लिए एक एक्साइटमेंट से कम नहीं था, इसीलिए मैंने बायोलॉजी पेपर को चूज किया। ये नहीं कि मैथ डरावना लगता है तो मैंने बायोलॉजी चुन लिया, या फिर साइंस बहुत डरावना लगता है तो मैंने कॉमर्स या आर्ट्स चुन लिया। ये चीज तो मन में चला ही नहीं था। जिस समय मैंने मैट्रिक का एग्जाम दिया, मैट्रिक एग्जाम के बाद मेरे दिमाग में ही था कि मुझे साइंस लेना है, और साइंस में क्या लेना है? बायोलॉजी लेना है। ये एकदम ये होता है दिमाग में बैठाया हुआ, या फिर आपका आगे का गोल कि मुझे करना क्या है। और चूंकि जिस चीज को आप अगर अपना लेते हो कि मुझे ये करना है, तो उसमें आप एक्सपर्ट भी बन जाते हो। मैंने उस समय में बायोलॉजी लिया, आज मैं बायोलॉजी का टीचर बन गया। तो आखिर रीजन क्या है भाई? बायो मुझे बहुत पसंद आता था। मैंने उसे ईच एंड एवरी चीजों को पढ़ना शुरू किया। मुझे दिल की धड़कन पता थी कि दिल की धड़कन बजती है, धक धक करता है, लेकिन ये नहीं पता था कि दिल का धड़कन का साउंड जो होता है लब और डब होता है। जब ये पता चला तो हम बहुत खुश हुए कि भाई वाह, ये भी कुछ होता है क्या ऐसा। नर्व्स हमारे इम्पल्सेस, हमें ये भी नहीं पता था कि 72 बार धड़कता है, लेकिन जब हमने जाना कि अगर दौड़ने भागने के बाद ये धड़कन और बढ़ जाती है, ये तेज हो जाती है। बच्चे का सांस का रिदम कुछ और होता है, बड़े का सांस का रिदम कुछ और होता है। हमारे नाक में जो बाल होता है उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। हमारे नाक का जो बाल होता है, इसका बहुत बड़ा रोल है हमारे शरीर में। तो हर एक शरीर के अंग का एक अपना स्पेसिफिक रोल है। ये हमें सिखाता है जीव विज्ञान। और ये जीव विज्ञान अगर आप सीखते हो बायोलॉजी में, तो आप रियली देखिए, अगर एक अच्छे स्टूडेंट हो तो अपने शरीर के बारे में तो बिल्कुल जानोगे, और दूसरों को भी मदद करने लगोगे जो इनके बारे में नहीं जानते हैं। क्या समझे? आई क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15वां पे। हमारा कह रहा है कि सर कॉर्पस लिट्यूम क्या होता है? सर बखूबी पता है कॉर्पस लिट्यूम क्या होता है। कॉर्पस लिट्यूम सर ओवम जब बनता है, तो ओवम बनने की प्रक्रिया में 3 फॉलिकल चेंजमेंट होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल। सर ये जो टर्शियरी फॉलिकल है, इसी से ओवम बाहर निकल जाता है और ये फॉलिकल वैकेंट हो जाता है, यानी खाली हो जाता है, इम्पटी। और इस इम्पटी ग्राफियन फॉलिकल को हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्पस लिट्यूम कहते हैं। इस इम्पटी ग्राफियन फॉलिकल को कॉर्पस लिट्यूम, पूरा चिल्ला चिल्ला के मैंने बताया था ये सारे सेशन को। तो हमको पता है कि ये सेशन में आपको कोई परेशानी नहीं होगा, जल्दी जल्दी समझ भी जाइएगा। और ये क्वेश्चंस आपके और अदर बहुत सारे एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे। कॉर्पस लिट्यूम, कॉर्पस लिट्यूम भैया क्या है भैया? कॉर्पस लिट्यूम सर, कॉर्पस लिट्यूम सर, कॉर्पस लिट्यूम सर, कॉर्पस लिट्यूम क्या था ये व्हाइट था, इसीलिए लिखा ही नहीं रहा था। हम लोगों ने काहे नहीं लिखा रहा है, काहे नहीं लिखा रहा है, कहीं नहीं। सर ये व्हाइट पेन है, इससे पहले जो टीचर आए होंगे व्हाइट पेन चलाए होंगे, इसीलिए पतला कितना कहने हैं। हम कहीं काहे नहीं लिखा रहे हैं, रिपीटेड चला था कॉर्पस लिट्यूम, कॉर्पस लिट्यूम। अब लिखाएगा, चलिए क्या है? कॉर्पस लिट्यूम भैया क्या है? सर कॉर्पस लिट्यूम है सर। आइए ना सर, कॉर्पस लिट्यूम ये कब फॉर्म होता है? ये जब रप्चर ग्राफियन फॉलिकल होता है, यानी ये ग्राफियन फॉलिकल है, ये रप्चर करके यहां से ओवम बाहर आ गया तो ये वैकेंट हो गया, ठीक है। ड्यूरिंग द लिटरल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, देखिए यही अभी क्वेश्चन कर रहा था। इट सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये क्या सिक्रीट करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लिटरल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। ये जैसे ही ओवम रिलीज हो जाता है, कौन सा हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन।
ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ही प्रेगनेंसी को लीड्स करेगा। अगर ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नहीं आएगा तो प्रेगनेंसी लीड्स नहीं करेगा। हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ, और बहुत तेजी से जो प्रोजेस्टेरॉन और बहुत मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन जो रिलीज होता है वो एफएसएच और एलएच के सिक्रेशन को डिक्रीज कर देता है, यानी कम कर देता है। क्या कर देता है? कम कर देता है। और इस चूंकि प्रिवेंटिंग ओवुलेशन, ओवुलेशन को रोका जा सके, क्योंकि ओवुलेशन हर एक बार चलते रहेगा तो फिर आगे भी काम हो जाएगा, तो इसलिए किसको रोका जा सके? ओवुलेशन को। इट ऑल्सो अलाउ द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस प्रोलिफरेटेड ड्यू टू द प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर इम्प्लांटेशन, और ये और भी प्रिपेयर करता है कॉर्पस लिट्यूम के समय में, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है। तो मैंने क्या कहा? प्रेगनेंसी को लीड्स करेगा। अगर नहीं निकलेगा तो प्रेगनेंसी को लीड्स नहीं करेगा। तो प्रेगनेंसी को लीड्स करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एरिया कौन होता है? इंडोमेट्रियम वॉल। यही होता है ना, इंडोमेट्रियम वॉल पे बेबी जाके जो फीटस है, जो एम्ब्रियो है, वो इम्बीट करता है। ठीक है, जो सेल होता है वो इम्बीट करता है, फिर वहां पे डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे चुपचाप सीधी सी बात, नो बकवास, कॉर्पस लिट्यूम क्या होता है? टर्शियरी फॉलिकल होता है, जिसको ग्रेफिन फॉलिकल कहते हैं। और ग्रेफिन फॉलिकल जब इम्पिटी होता है तो ये कॉर्पस लिट्यूम में चेंज होता है। इसका बहुत बड़ा रोल है। कॉर्पस लिट्यूम एक टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड के जैसा भी काम करता है, क्योंकि यह हार्मोन को रेगुलेट करने में मदद करता है। वो कौन सा हार्मोन है? कौन सा हार्मोन है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है सर। अगला क्वेश्चन है इंडोमेट्रियम। सर है क्या? ये थर्ड लेयर ऑफ यूटेरस है, यूटेरस का तीसरा लेयर है सर। और ये तीसरा लेयर में कौन सा लेयर? सबसे इनर मोस्ट लेयर है यूटेरस का। ये इसमें ग्लैंड्स रिच होते हैं, इट इज रिच इन ग्लैंड्स। साइक्लिक चेंजेस इसी में होता है। वेरियस फेजेस जैसे मेंस्ट्रुअल टू प्रिपेयर इटसेल्फ इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो, यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फेजेस भी लीड करेगा और इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो भी लीड करेगा। अगर ओवम स्पर्म के साथ नहीं मिला तो क्या होगा? मेंस्ट्रुअल फेजेस। अगर ओवम स्पर्म के साथ मिल गया तो क्या होगा? इम्प्लांटेशन। ठीक है, आगे एक्रोसोम। सर स्पर्म का ले लिया। हाँ, स्पर्म के हेड पे एक्रोसोम रहता है। एक्रोसोम में बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स पाए जाते, बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल कंपोजिशन होता है। कैप लाइक स्ट्रक्चर है, इंटीरियर पार्ट ऑफ द हेड पे पाया जाता है। और इसमें क्या क्या मौजूद होता है? इट कंटेन्स, देखिए इट कंटेन्स क्या क्या रखे हुए हैं? हाइड्रो, हाँ, हाइलुरोनिडेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम लिखा हुआ है? हाँ, हाइलुरोनिडेज एंजाइम which hydrolyze the outer membrane of the egg। एग के आउटर मेम्ब्रेन को, ये याद कर लीजिएगा, ये अच्छा वर्ड है कि आउटर मेम्ब्रेन ऑफ एग को कौन एंजाइम, कौन एंजाइम, ठीक है ना, कौन एंजाइम, कौन एंजाइम, ये वाला इंडिकेट जब लिखिएगा तो लिख लीजिएगा। हाइलुरोनिडेज एंजाइम आउटर मेम्ब्रेन ऑफ एग को हाइड्रोलाइजेस करेगा, चूंकि हेल्प करता है पेनिट्रेट द ओवम को पेनिट्रेट करने में। अब स्पर्म टेल मूवमेंट में मदद करेगा। स्पर्म टेल, ये स्पर्म दैट फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ द स्पर्म, बस यही है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। अगला है फाइम्ब्रियाई। तो फाइम्ब्रियाई, हाँ, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो ओवम को पकड़ने में मदद करता है। खत्म। आइए अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ आया, दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ द ओवेरियन एंड एंड द फैलोपियन ट्यूब, दे हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन व्हिच इज फैसिलिटेटेड बाय द बीटिंग ऑफ द सीलिया। ठीक है, यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो ओवम को पकड़ा और ओवम को धीरे धीरे आगे की तरफ लेके जाता है। ठीक है, और कहा जिस जहां तक पहुंचना है एम्पुला तक उसको पहुंचाता है, आगे धीरे धीरे बढ़ते चले जाता है। ये ट्रू फॉल्स वाला सीन है। किसका वाला सीन है? ट्रू फॉल्स। सब बच्चे से पूछेंगे, आप लोगों को बताना है एक एक करके। आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। एंड्रोजन आर प्रोड्यूस्ड बाय सर्टोली सेल, ट्रू और फॉल्स बोलो। एंड्रोजन जो होता है, एंड्रोजन एक हार्मोन है, ये सर्टोली सेल के द्वारा प्रोड्यूस होता है। तो बोलो फॉल्स और फॉल्स। बहुत बढ़िया है, फॉल्स होगा। क्या होगा? ये फॉल्स होगा। ठीक है ना। अगला तुमसे दूसरा क्वेश्चन, स्पर्मेटोजोआ गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम सर्टोली सेल। स्पर्मेटोजोआ जो होता है सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन पाता है। जल्दी बोलो, ट्रू या फॉल्स? अरे आइए दादा, क्या होगा? ओ सीधे जाएगा। बोलो ना, ट्रू या फॉल्स? कंफ्यूज, जल्दी बोलो। ट्रू, ठीक तो है। आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? स्पर्मेटोजोआ गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम सर्टोली सेल, बिल्कुल सही है, ट्रू होगा इसका आंसर। स्पर्मेटोजोआ सर्टोली सेल से ही। दो सेल होते हैं, एक होता है सर्टोली सेल और दूसरा होता है लेडिक सेल, आपको पता है ना। हाँ,
तो ये 2 सेल होता है और दोनों सेल का काम है उसी में रहता है, सर्टोली सेल और लेडिक सेल, इन दोनों का काम इस तरीके से। नेक्स्ट आइए, लेडिक, हाँ, लेडिक सेल आर फाउंड इन ओवरी, ये तो दुनिया का इजी क्वेश्चन है, नहीं उसका है। लेडिक सेल ओवरी में पाया जाता है, लेडिक सेल नहीं, तो फॉल्स हो जाएगा सर। लेडिक सेल किस में पाया जाता है सर? मेल में। लेडिक सेल किस में पाया जाता है? हाँ, टेस्टिस में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस। तुम्हारा है ऑप्शन डी, लेडिक सेल सिंथेसाइज एंड्रोजेंस, लेडिक सेल एंड्रोजन को सिंथेसाइज करता है। जल्दी बोलो, बहुत आसान है। लेडिक सेल सिंथेसाइज एंड्रोजेंस, ट्रू या फॉल्स? ट्रू, बहुत बढ़िया। ट्रू इसलिए होगा क्योंकि सर लेडिक सेल टेस्टिस का पार्ट है, और टेस्टिस का पार्ट है तो लेडिक सेल सिंथेसाइज जरूर करेगा एंड्रोजेंस को, ठीक है ना? क्या किया? एंड्रोजेंस को सिंथेसाइज किया। नेक्स्ट आइए, यहां तक हो गया हम लोगों का, तो ये ट्रू हो गया। oogenesis takes place in corpus luteum, ट्रू या फॉल्स? oogenesis corpus luteum में होता है, क्या हो जाएगा? जल्दी बोलिए ना सर, फॉल्स हो जाएगा, ये उसका था, उसका तो हाँ, oogenesis किसमें? corpus luteum में नहीं होता है सर, ये फॉल्स हो जाएगा। oogenesis कहाँ पे होता है? oogenesis कहाँ पे होता है जल्दी बताइए? ओवरी में होता है, बहुत बढ़िया। oogenesis कहाँ होगा? ओवरी में। अगला है तुमसे, menstrual cycle cease during pregnancy, बहुत बढ़िया। मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज का मतलब होता है टू स्टॉप, रुक जाना, प्रेगनेंसी के दौरान रुक जाता है। फिर तुम्हारे ऊपर घूम के आया। प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलेबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। वर्जिनिटी का होना या ना होना, क्या ये जैसे सॉरी, हाइमेन जो है, हाइमेन का होना या ना होना वर्जिनिटी को दिखाता है, ये एक भरोसेमंद इंडिकेटर है वर्जिनिटी के लिए। पहले उसको बोलो, नहीं बोलेंगे तब बताएंगे, बोले तो क्वेश्चन। जैसे किसी लड़की में हाइमेन मौजूद है या नहीं है, ये लड़की के वर्जिनिटी को दिखाएगा, ये भरोसेमंद क्राइटेरिया है, इंडिकेटर है। इसके बारे में भव्य चर्चा चला था, पूरे क्लास में हम बताए थे। बोलो नहीं, क्या है? नहीं, लड़की का हाइमेन कभी भी ये इंडिकेटर नहीं हो सकता है। हाँ, क्योंकि हार्ड वर्किंग विगोरस एक्सरसाइज, ये सबसे हाइमेन धीरे धीरे हाँ खत्म हो जाता है, ओके, रप्चर कर सकता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स। चलिए, ये भी प्रश्न कंप्लीट हो गया आपका, मतलब ये ट्रू हो जाएगा। नॉट बोला है ना, नॉट रिलेबल, हमको लगा कि इज अ रिलेबल। आई व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, विच हार्मोन रेगुलेट, इसको बताना जरूरी है क्या जी? एकदम इजी तो है, कहा सर, कहा बताइएगा, लेकिन चलिए बता देते हैं, ध्यान समझिएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक साइक्लिक फिजियोलॉजिकल चेंजेस है, 3 फेज नहीं 4 फेज होता है इसमें। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ प्राइमेट्स में मिलता है, प्राइमेट्स उसी में आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल मिलेगा, नन प्राइमेट्स में ऑस्ट्रो साइकिल मिलता है। ये आपका क्वेश्चन था इस बार का एमसीक्यू में, है ना? आगे जो होल साइकिल है ये 28 दिन में टेक्स प्लेस लेता है कंप्लीट होने में। जो एंड होता है साइकिल का वो ब्रेकडाउन ऑफ इंडोमेट्रियम इंडोथीलियम वॉल से, यूटेराइन इंडोथीलियम जिसको इंडोमेट्रियम वॉल बोलते हैं, वहां पे ब्लड बहुत ही म्यूकस के साथ वेजिना के थ्रू निकलना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? मेंसेज। ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और वेरियस हार्मोन इसको रेगुलेट करने में मदद करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को। ये जो लेवल ऑफ एफएसएच और एलएच है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से इंक्रीज होता है ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज में। एफएसएच सिक्रीट होता है इन्फ्लुएंस आरएच के द्वारा, रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस ऑफ स्टिमुलेट्स, देख रहे हो ना, रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस लीड करता है। एंड द कन्वर्सन ऑफ अ प्राइमरी फॉलिक्यूल इनटू ग्रेफियन, ये धीरे धीरे किसमें चेंज कर दिया? प्राइमरी को ग्रेफियन, जो कि मैच्योर फॉलिक्यूल है। ये जो लेवल है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है इसके बाद, और फॉलिक्यूल भी बढ़ना शुरू होता है किसके सिक्रीशन से? एस्ट्रोजन के सिक्रीशन से। फिर आगे जाके एस्ट्रोजन रुकता है और फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रीशन शुरू होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के रूप में, सिक्रीशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये और भी काउजेस क्या करता है? थिकनिंग ऑफ यूटेराइन इंडोमेट्रियम, जैसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा रोल प्ले करता है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होगा और इंडोमेट्रियम लाइनिंग मोटा होने लगता है। ये इंक्रीज लेवल ऑफ एलएच काउजेस रप्चर ऑफ द ग्रेफियन फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर करता है, ओवम निकलता है फैलोपियन ट्यूब से। ये रप्चर ग्रेफियन फॉलिकल आगे जाके कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है और एक हार्मोन सिक्रीट करना शुरू कर देता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन।
किसके दौरान? लिटरल फेज के दौरान ही। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आगे जाके मेंटेनेंस और प्रिपरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम इम्प्लांटेशन के लिए शुरू करता है। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या? बेबी को इम्प्लांट होने के लिए एम्ब्रायो में। और यही हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ये ब्लड में धीरे धीरे लेवल एलएच को डिक्रीज कर देता है, एफएसएच को डिक्रीज कर देता है, जो कि आगे फर्दर ओव्यूलेशन के लिए कुछ समय के लिए रुक जाता है। क्यों रुकता है? क्योंकि मेंस्ट्रुअल फेजेस तक रुकना है। अगर बेबी आया तो बेबी तो हो गया, इम्प्लांट हो गया, नहीं है तो मेंस्ट्रुएशन रुक गया, मेंस्ट्रुएशन हो गया। उसके बाद एफएसएच और एलएच का फिर से रिलीजिंग होना तेजी से शुरू होता है और फॉलिकुलर बनना शुरू हो जाता है। पार्टुरेशन, भैया बच्चे बेबी बर्थ को हम लोग बोलते हैं पार्टुरेशन। और इसमें कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व होता है? ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ठीक है, देखिए, और रिलैक्सिन। पार्टुरेशन एक प्रोसेस है जिसमें गिविंग बर्थ टू अ बेबी, क्या देते हैं हम लोग? गिविंग बर्थ टू अ बेबी एज द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, फीटस के डेवलपमेंट के लिए, और कंप्लीट कहां पे? मदर के वॉम्ब में, जिसको हम लोग यूटेरस भी कहते हैं। मदर के वॉम्ब को हम लोग क्या कहते हैं? यूटेरस, यानी गर्भ। क्या कहते हैं? गर्भ में, माँ के गर्भ में बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। ये जो हार्मोन है इन्वॉल्व दिस प्रोसेस आर ऑक्सीटोसिन एंड रिलैक्सिन। ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन हार्मोन इसमें इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। ऑक्सीटोसिन आगे जाके स्मूथ मसल्स जो मायोमेट्रियम होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, यानी संकुचित, यानी दबाना शुरू कर देता है। कब? जब पूरा फुल बेबी जन्म ले लेता है, जब पूरा अंदर में फुल बेबी हो गया, जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो गया, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से यूटेरस क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होगा, यानी धीरे धीरे बेबी बाहर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्शन। ये जो फुल टर्म फीटस होता है टुवर्ड्स बर्थ कैनाल से फिर बाहर निकलता है। ऑन द अदर हैंड रिलैक्सिन हार्मोन रिलैक्सेशन काउज करता है पेल्विक लिगामेंट को और प्रिपेयर यूटेरस टू द चाइल्ड बर्थ। रिलैक्सिन हार्मोन ये पेल्विक लिगामेंट को रिलैक्स करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि बेबी बाहर निकले। अब बेबी बाहर आने की प्रक्रिया में इसी समय में माँ को इतना दर्द महसूस होता है कि लगता है कि उसके ऊपर एक फूल या 4 फूल 5 फूल 10 फूल गिर जाए, यानी माँ का दर्द, ठीक है ना, केवल माँ ही समझ सकती है। इसीलिए माँ जो होती है उसको कहते हैं जगत जननी। उसका अगर 1% भी हमारे ऊपर अगर वो भार चलाए तो हम लोग नहीं बचेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर ये हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं, 19 नंबर। हमारे सोसाइटी में बहुत अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, ठीक है ना, एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके बोर्ड में हर एक बोर्ड्स में पूछे हुए। ब्लेम करना है हम, हाँ, हमारे समाज में वोमेन को हमेशा ब्लेम किया जाता है बच्चे को जन्म देने के लिए। फोन बजने पे 500 रुपया फाइन है कि तुमने डॉक्टर को जन्म दे दिया है, एक्सप्लेन कीजिए कि ये सही है, एक्सप्लेन कीजिए सही है। लड़की लोगों को ब्लेम करना, जैसे कोई भी महिलाएं हैं अगर वो लड़की को जन्म दे रही हैं तो ये सही है कि तुमने लड़की को जन्म दे दिया, सही नहीं। हाँ, नो, it is not a right to blaming on a woman to giving a birth of a daughter child या baby child of a female baby child। इसके पीछे रीजन ये है कि फीमेल का जो क्रोमोसोम होता है वो XX होता है और जो वाई क्रोमोसोम होता है वो मेल के पास होता है। तो मेल अगर वाई क्रोमोसोम दिया तो फीमेल को क्या होगा? बेबी बॉय होगा। अगर मेल एक्स क्रोमोसोम दिया तो फीमेल को क्या होगा? बेबी गर्ल होगा। तो इसमें हम क्योंकि फीमेल को क्यों दोष दें? क्योंकि फीमेल के पास तो दोनों क्रोमोसोम एक्स है, तो फीमेल कुछ देगी तो एक्स ही ना देगी भाई, वाई तो दे नहीं सकती है। तो मेल को ब्लेम करना चाहिए, फीमेल को नहीं। यही यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल ह्यूमन बीइंग हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। समझ लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। ह्यूमन मेल के पास 22 पेयर ऑटोसोम होता है, ऑटोसोम जिससे बॉडी का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पे 1 और 2 टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, जो कि 1 और 2 टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम रखता है, जो कि होता है आइदर एक्स और वाई। जबकि उसी के ऑपोजिट रूप में कॉन्ट्ररी फीमेल के पास 22 पेयर ऑटोसोम होता है, 1 पेयर सेट ऑफ क्रोमोसोम जो होगा वो दोनों एक्स ही होता है, द एक्स सेट क्रोमोसोम। जैसे ये देखो मेल का हो गया और ये फीमेल का हो गया। ये जो सेक्स ऑफ इंडिविजुअल डिटरमाइंड टाइप करेगा वो मेल गैमेट टाइप करेगा, या तो वो एक्स देगा कि वाई देगा। अगर मेल एक्स देता है
तो एक्स एक्स मिलके क्या हो जाएगा, फीमेल। अगर मेल वाई देता है तो एक्स वाई मिलके क्या हो जाएगा, मेल। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, मेल पे कर रहा है, डिपेंड मेल पे कर रहा है ना। तो which fused with the X chromosome contain egg Y the female, the fertilizing contain X then baby will be a girl and it contain Y then baby will be a boy. So hence it is incorrect to blame of for a gender of the child on a female. अगर फीमेल के ऊपर हम लोग जेंडर ऑफ चाइल्ड के लिए ब्लेम कर रहे हैं तो ये सही नहीं है क्या सही? नहीं सर, सही नहीं। नहीं, क्या क्वेश्चन कह रहा है? हाँ सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर दो दो बच्चा एक साथ हो तो उसमें कितना होगा। सब एनालिटिकल सीबीएसई का क्वेश्चन है, देख लेना बढ़िया से। बिहार बोर्ड में ये सब हल्का वाला क्वेश्चन उतना नहीं पूछता है, लेकिन हाँ फिर भी सब दोनों बच्चे देखेंगे यहाँ पर कि किनका क्या रोल है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी एग, क्या क्वेश्चन कह रहा है? हाउ मेनी एग आर रिलीज्ड बाय अ ह्यूमन ओवरी इन अ मंथ। एक महीने में कितना ओवम निकलता है ओवरी से। हाउ मेनी एग्स डू यू थिंक यू वुड हैव बीन रिलीज्ड इफ द मदर गेव बर्थ टू आइडेंटिकल ट्विंस। और कितना एग के बारे में आप सोच रहे हैं कि अगर मदर आइडेंटिकल ट्विंस को दे रही है तो। आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब जुड़वा बच्चे और दोनों सेम। Would your answer change if the twins were born were fraternal? क्या आपका आंसर चेंज होगा अगर ट्विंस जो जन्म ले रहा है वो फ्रैटर्नल जन्म ले रहा है? ठीक है, देखिए, एन ओवरी रिलीजेज एन एग एवरी मंथ। पहला, प्रत्येक ओवरी एक महीने में एक ही ओवम देगा। अगर दो बेबीज जन्म ले रहा है सक्सीजन के रूप में, जैसे तुरंत उसी समय में, दे आर कॉल्ड ट्विंस, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्विंस कहते हैं। यानी एक प्रेगनेंसी पीरियड में दो बेबी जन्म ले रहा है, ठीक है ना, बेबी 1 बेबी 2 अगर जन्म ले रहा है तो ट्विंस आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल एग बाय सेपरेशन ऑफ अर्ली ब्लास्टोमिया रिजल्टिंग टू फॉर्म फर्स्ट जाइगोटिक क्लीवेज। ये पहला जो से केस दिखा रहा है ये आइडेंटिकल ट्विंस का है। किसका है? आइडेंटिकल ट्विंस का। जैसे जो ब्लास्टोमियर बदल रहा है, यानी पहले 2 सेल से 4 सेल फिर 8 सेल, ये चेंज होता है ना, इसमें ब्लास्टोमियर से पहले अगर ये स्प्लिट कर जाता है दो भाग में, इसमें स्प्लिट कर जाता है दो भाग में, देखिए लिखा हुआ है कि सेपरेशन ऑफ अर्ली ब्लास्टोमियर रिजल्टिंग टू फॉर्म फर्स्ट जाइगोटिक क्लीवेज। पहला जाइगोटिक क्लीवेज से अगर सेपरेशन हो जाता है तो ये रिजल्ट करेगा यंग वंस फॉर्म्ड विल बी हैव द सेम जेनेटिक मेकअप एंड दस कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विंस। तो अगर ये दोनों सेम ब्लास्टोमियर से ऐसे होके हो गया तो इसी को हम लोग कहेंगे आइडेंटिकल ट्विंस। क्योंकि आइडेंटिकल ट्विंस उसमें जिसमें जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली दोनों सिमिलर होता है, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली दोनों, यानी जीन चेंज नहीं होगा और दोनों भी एकदम जुड़वा होंगे। आपने बहुत बार एक सोशल मीडिया पे या फिर डांस इंडिया डांस या कई ऐसे चैनल पे देखा होगा कि एकदम आइडेंटिकल ट्विंस दोनों हैं। देखो नहीं, कोई एक दो बहन आती थी या फिर बहुत ऐसे है सोशल मीडिया पे, आप आइडेंटिकल ट्विंस का निकालिएगा तो बहुत सारे मिल जाएंगे। तो ऐसे आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब क्या? ब्लास्टोमियर जो फाइनली इम्बीड होने से पहले, जो फर्स्ट क्लीवेज होने से पहले वो दोनों दो भागों में बट जाएं, ठीक है ना, आपस में, तो वो क्या कहलाएगा? आइडेंटिकल ट्विंस। यहां तक कोई दिक्कत? इफ द ट्विंस बोर्न आर फ्रैटर्नल, फ्रैटर्नल का मतलब कि अगर ट्विंस, देखो ये तो मैटरनल का केस हो गया, पिताजी का स्पर्म एक ही है। फ्रैटर्नल का मतलब कि अगर दो ओवम किसी सर्टेन केसेस में आ गया तो दोनों को स्पर्म भी मिलेगा। देखना, देन they would have developed from the two separate egg। क्या है? टू सेपरेट एग। एक यहां है और एक यहां है, पहले क्लियर हो जाओ। This happens when two eggs from one each ovary, और इसी समय में ये दो एग है तो दो स्पर्म भी आया, are released from the same time and get fertilized by the two separate sperm। दो ओवरी से ओवम निकला, शायद कुछ हो सकता है दोनों ओवरी फंक्शनल हो जाए और दो ओवम निकल गया, किसी केसेस में होता है ऐसे केसेस में। तो ओवम भी तो मिलियंस है, दोनों ओवम को फर्टाइल, स्पर्म भी तो मिलियंस है, दोनों ओवम को फर्टाइल करेगा। यहां पर
जो यंग वंस बनेगा ये डेवलप करेगा सेपरेट जीन आर देयरफॉर, इन दोनों में जीन अलग अलग होगा, ये जीन अलग होगा इसका, ये जीन अलग होगा इसका, और ये नॉन आइडेंटिकल ट्विंस बनेंगे और इसे हम लोग फ्रैटर्नल ट्विंस कहते हैं। यानी नॉन आइडेंटिकल ट्विंस को फ्रैटर्नल ट्विंस भी हम लोग कहते हैं। इसको मैटरनल ट्विंस कहेंगे और इसको फ्रैटर्नल ट्विंस कहेंगे। समझ में आया? फ्रैटर्नल का मतलब, अब यहां पर देखिए, अगर ये होगा, अगर ये बॉय होगा तो ये भी बॉय ही होगा 100%, अगर ये गर्ल होगी तो ये भी गर्ल ही होगी 100%। लेकिन यहाँ पर एक बॉय भी हो सकता है और एक गर्ल भी हो सकता है। समझ में आया ना? ये याद रखिएगा। अगर दो ओवम है, दो स्पर्म आ रहा है, तो वो बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, लेकिन आइडेंटिकल ट्विंस में नहीं, या तो आइदर बॉय नहीं तो आइदर गर्ल्स, दोनों। समझ में आया? ये कब होता है? ये स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइजेशन के बाद होता है आइडेंटिकल ट्विंस। और ये कब होता है? स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइजेशन के पहले ही हो जाता है, क्योंकि ओवम 2 निकल गया और स्पर्म मिलियन है। और यहाँ पर इस केस में क्या देखना है कि ओवम एक ही को फर्टिलाइज हुआ है, लेकिन आगे जाके 2 भाग में स्प्लिट कर गया है, ठीक है ना, 2 भाग में बट गया है, तो इसके वजह से हो गया। क्लियर हो गया क्या? अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि क्लियर नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर अब आया, हाँ, कुतवा वाला कहानियां, बिल्लिया वाला कहानियां। कुत्ता बिल्ली ढेर सारा बच्चा रहता है ना, वही कर रहा है। कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है, ये अंतिम क्वेश्चन है हमारा बच्चा, है ना। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे क्लास। ऐसा कोई चांस है कि दो ओवरी बच जाए, एक ओवरी पसंद हो जाए, 2 ओवरी बच जाए, 1 ओवरी, 2 ओवरी बच जाए उसके अंदर, ऐसा कोई चांस? 2 ओवरी नहीं समझे, 2 ओवरी तो होता है। मतलब जैसे कि आप आखिरी केस बताए ना, दो दोनों अलग अलग फर्टाइल होता है। हाँ हाँ हाँ, उसमें 2 ओवरी कैसे रह जाएगा उसमें? दो फीमेल में तो दोनों साइड ही ओवरी होता है, दोनों ओवरी फंक्शनल हो गया एक समय में, दोनों ओवरी से ओवम आ गया। फीमेल में एक वो ओवरी थोड़ी रहता है, दोनों साइड में ओवरी रहता है, इधर भी और इधर भी। और इच मंथ में वो फंक्शन होता है, कभी एक ओवरी इधर काम करेगा, फिर दूसरा ओवरी इधर, ऐसे करके। और कभी अगर अनसर्टेन केस में या फिर कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केस में दोनों ओवरी फंक्शनल हो गया, दोनों जगह से आ गया एग, तो फिर वो क्या होगा, ट्विंस का केस हो जाएगा। कहता है क्वेश्चन, हाउ मेनी एग्स डू यू थिंक वर रिलीज्ड बाय ओवरी ऑफ अ फीमेल डॉग व्हिच गिव बर्थ टू द 6 पपीज। कहता है कि आप क्या सोचते हैं कि अगर फीमेल डॉग से कितना ओवरी से ओवम निकला जिससे वो 6 पपीज देगी। ये तो सिंपल सा आंसर है, 6 ओवम निकला होगा तो 6 को पपीज हो जाएगा। नहीं, हाँ, इसमें ट्विंस वगैरह नहीं होता है, इसमें देखो देखो क्या है, डॉग्स एंड रोडेंट्स, क्या है, हाँ, डॉग्स एंड रोडेंट्स आर पॉलीओवुलेटरी स्पीशीज। पॉलीओवुलेटरी का मतलब कि ओवुलेशन के दौरान में ये बहुत सारे ओवम को छोड़ेगा। पॉलीओवुलेटरी का मतलब, पॉली ओवुलेटरी, देखो पॉली का मतलब होता है मैनी, और ओवुलेटरी के दौरान में क्या रिलीज होता है, ओवम, मैनी ओवम, ठीक है ना। यानी एक बार में इसका एक ओवम नहीं निकलेगा, इसीलिए इसे पॉली ओवुलेटरी ऑर्गेन कहते हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म कहते हैं, चाहे वो रोडेंट्स हो जाए या फिर डॉग हो जाए। In these species, more than one ovum is released from the ovary of the time of ovulation. यानी ओवुलेशन के समय में, ना बोले कि ओवुलेशन के समय में इसके पास मैनी ओवम रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, मैनी ओवम। ये ओवम 3 नंबर, 4, 5, 6 ऐसे में रिलीज हो सकता है, 3, 4, 5, 6। दिल्ली में कभी 3-3 को बच्चा दे देगा, कभी 4 को बच्चा दे देगा, डिपेंड करता है कि कितना ओवम उसका रिलीज हुआ है, निश्चित नहीं होता है। 3, 4, 5, 6 इसी तरीके से रहेगा, ओके, निश्चित नहीं होता है, कभी भी चेंज हो सकता है। इस तरीके से 6 eggs were released by ovary of a female to produce 6 puppies। तो अगर मैं फीमेल डॉग के बारे में बात कर रहा हूं, ये पूछा है कि फीमेल डॉग जो है 6 पपीज को जन्म दे रहा है, कितना पपीज को, 6 पपीज को। तो डेफिनेटली 6 पपीज को जन्म देने के लिए इसे कितना ओवम की जरूरत होगी, 6 ओवम की जरूरत होगी। समझ में ना, 6 ओवम प्लस, और स्पर्म तो मिलियन भर निकलता है, 6 ओवम 6 स्पर्म से मिलेगा, 6 स्पर्म मिलियंस ऑफ स्पर्म से आएगा।
और ये कितना पपी कितना निकाल देगा, 6 पपीज निकल जाएगा। आज की सेवाएं समाप्त होती है। ठीक है, अगर आपके मन में कोई भी विचार चल रहा हो कि सर महिलाएं क्यों नहीं 6 गो बच्चा देती हैं, अगर चल रहा हो किसी के मन में, तो महिलाएं पॉलीओवुलेटरी नहीं होती है, लेकिन हाँ सर्टेन केसेस में महिलाओं का एक्सेप्शनल केसेस आ सकता है। 3 भी बच्चे तक हुए हैं, 4 भी बच्चे तक हुए हैं, ऐसे करके महिलाओं में 4 भी बच्चा हुआ है उनको। आप कुछ चीजें हैं देखने के लायक, वो देख लीजिएगा, पता कीजिएगा कि किन महिलाओं का, विदेशों में भी बहुत महिलाओं को ऐसा हुआ है। तो चलिए आज हम लोगों का फाइनली रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स और ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर 3 कंप्लीट हो रहा है। अगले सेशन से यानी अगले क्लास से हम लोग चैप्टर 4 की तरफ रुख करेंगे अकॉर्डिंग टू बिहार बोर्ड, और चैप्टर 3 अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।